Hello everyone, welcome to my channel Chemistry Zone by Silky Agrawal. Today's topic is sample preparation by dissolution method and decomposition method, which is taken from MSc Chemistry and the subject is analytical chemistry. तो आज हम डिस्कस करेंगे सैम्पल प्रिपरेशन, जिसके लिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सिनॉप्सिस कि हमको इस लेक्चर में पढ़ना क्या है। तो सबसे फर्स्ट सैम्पल प्रिपरेशन का इंट्रोडक्शन। इसमें सैम्पल प्रिपरेशन में कुछ एक्टिविटीज़ इंक्लूड होती है, जिसमें फर्स्ट आता है रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज, मिक्सिंग, रिड्यूसिंग सैम्पल साइज, ड्राइंग दी सैम्पल, फिर डिसोल्यूशन एंड डिकम्पोजिशन। तो डिसोल्यूशन के फर्दर हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे: ड्राई और वेट एशिंग, एसिड डाइजेशन, फ्यूजन प्रोसेस, डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल। डिकम्पोजिशन के भी 4 हम मेथड्स पढ़ेंगे: बाई एसिड, माइक्रोवेव डिकम्पोजिशन, बाई कंबशन, बाई फ्लक्स, कंक्लूजन एंड रेफरेंस। तो आज का हमारा टॉपिक है सैम्पल प्रिपरेशन, जो कि एमएससी केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक है। ठीक है, सैम्पल प्रिपरेशन में आपके सिलेबस में 2 मेथड दिए हुए हैं, जो कि ये पहला डिसोल्यूशन मेथड, एक है डिकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, ये दोनों मेथड को तो थोड़े डिटेल में ही पढ़ेंगे, लेकिन साथ में सैम्पल प्रिपरेशन में ना कुछ और एक्टिविटीज़ भी इन्वॉल्व होती है स्टार्टिंग में। ठीक है, क्या होता है ना, जो ऐसा नहीं होता कि हम कहीं पर भी जाएंगे और सैंपल को रैंडमली उठा करके फिर उसका एनालिसिस करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सैंपल को भी ना प्रिपेयर करने का कुछ कुछ मेथड होता है। तो 2 मेथड ये मेन होता है, लेकिन ये मेथड से पहले भी कुछ कुछ ना वो होते हैं, एक्टिविटीज़ होते हैं जो कि करना ज़रूरी होता है। तो हम इसको थोड़ा थोड़ा समझ लेंगे कि ये कैसे होता है। बाकी डिकम्पोजिशन एंड डिसोल्यूशन को मैं डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, तो इससे पहले वाला जो लेक्चर है ना, वो सैम्पलिंग का है। तो सैम्पलिंग का अगर आप लेक्चर नहीं देखें तो आप उसको भी देख सकते हैं, क्योंकि वो आपको समझ में आएगा ना, तो ये भी आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सैम्पल प्रिपरेशन क्या होता है? तो सैम्पल प्रिपरेशन एक क्रिटिकल स्टेप होता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का। इट मीन्स ये मेन स्टेप होता है। ठीक है, सैम्पल प्रिपरेशन में करते क्या है, तो जो भी सैम्पल होता है ना, उसको प्रोसेस करके उसके ऊपर अलग अलग प्रोसेस या फिर मेथड करके उसको सुटेबल बनाते हैं एनालिसिस के लिए। इट मीन्स मेरे को जिस भी सैम्पल का एनालिसिस करना है ना, तो उस सैम्पल को उस लायक बनाना होता है कि मैं फर्दर उसमें एनालिसिस कर सकूँ। ठीक है, इसका सैम्पल प्रिपरेशन का मेन गोल होता है एक्सट्रैक्ट करना, आइसोलेट करना, फिर एनालाइट को कंसंट्रेट करना और उसमें इंटरफेरेंस को मिनिमाइज़ करना और एक्यूरेट रिजल्ट को फॉर्म करना। ठीक है, मतलब कि जितने भी इंटरफेरेंस है वो नहीं होने चाहिए और एक्यूरेट रिजल्ट आना चाहिए, इसीलिए हमको सैम्पल प्रिपरेशन करना होता है। सॉलिड सैम्पल जो होते हैं ना, उसमें कुछ प्रोसेस जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं एनालिसिस से पहले। क्या होता है ना, लिक्विड जब भी हम सैम्पल बनाते हैं ना, तो मोस्टली टाइम, मैक्सिमम टाइम क्या करते हैं, एक्वा सॉल्यूशन को ही यूज़ करते हैं। तो लिक्विड और गैस जो होता है ना, वो ईजिली क्या होता है, वाटर में उसको डिज़ोल्व करते हैं, उसका एक्वा सॉल्यूशन बना लेते हैं और फिर फर्दर एनालिसिस कर लेते हैं। लेकिन जो सॉलिड सैम्पल होता है, उसके लिए हमको क्या करना होता है, कुछ कुछ ना एक्टिविटीज़ करनी होती है, कुछ कुछ मेथड करना होता है। उसके बाद ही वो किस में कन्वर्ट होता है, एक्वा सॉल्यूशन में, और उसके बाद उसको हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो इसीलिए लिक्विड और जो गैस है ना, उसको आप अपने से खुद से भी लिख सकते हैं कि वो दोनों ईजिली एक्वा सॉल्यूशन फॉर्म कर लेते हैं। इसीलिए उनके जो मेथड होते हैं उसमें उतना ज़्यादा हमको नहीं पढ़ना पड़ता, क्योंकि वो ईजिली फॉर्म हो जाते हैं। लेकिन जो सॉलिड का होता है ना, उसमें हमको डिटेल में थोड़ा पढ़ना होता है, जिसमें आपके सिलेबस में 2 टॉपिक है, डिसोल्यूशन एंड डिकम्पोजिशन। ठीक है, तो उससे पहले दिया है कि सैम्पल प्रिपरेशन हम करते हैं ना, तो कुछ एक्टिविटीज़ हम इन्वॉल्व करते हैं। सबसे पहले जो भी पार्टिकल हम सैम्पल लेंगे ना, तो उसमें पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस करते हैं, फिर मिक्सिंग करते हैं, सैम्पल के साइज़ को रिड्यूस करते हैं, फिर सैम्पल को ड्राई करते हैं, स्टोर करते हैं, उसके बाद फिर उसमें डिकम्पोजिशन और डिसोल्यूशन के टेक्निक को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा थोड़ा समझ करके इन दोनों को थोड़े डिटेल में हम स्टडी करेंगे। सबसे फर्स्ट आता है, इसमें फर्स्ट स्टेप होता है रिड्यूसिंग पार्टिकल साइज़। ठीक है, तो पार्टिकल के साइज़ का रिडक्शन, क्योंकि क्या होता है ना, जितना ज़्यादा कम छोटा सैम्पल लेते हैं ना, तो हमको उतना ही ज़्यादा क्या होता है, ईजी होता है कोई भी चीज़ को एनालिसिस करने के लिए। तो पार्टिकल साइज़ का रिडक्शन करना, जिसको किससे करते हैं, क्रशिंग और ग्राइंडिंग से करते हैं। ठीक है, क्रशिंग और ग्राइंडिंग से इसको करते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है वो सिंगल स्टेप में होता है। क्रशिंग ग्राइंडिंग जो होता है वो क्रशिंग और ग्राइंडिंग के लिए मैकेनिकल फोर्स को यूज़ करते हैं, जिससे कि ये क्रशिंग और ग्राइंडिंग से क्या होता है, लार्ज पार्टिकल जो है वो ब्रेक होता है स्मॉलर पार्टिकल में। और कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, जो कि टूल्स क्या होते हैं, तो जॉ क्रशर एंड डिस्क पल्वराइजर्स, जो कि लार्ज सैंपल के लिए होते हैं, बॉल मिल्स जो कि मीडियम सैंपल के लिए होते हैं, मॉर्टर एंड पिस्टल जो कि स्मॉल अमाउंट ऑफ मटेरियल के लिए होते हैं, और एक दिया हुआ है प्लैटनर डायमंड, जिसको यूज़ करते हैं हार्ड
ब्रिटल मटेरियल को क्रश करने के लिए, ठीक है। तो जब सबसे पहले हम सैम्पल को कलेक्ट करके लाते हैं ना, तो उसके पार्टिकल के साइज़ को स्मॉल करते हैं। तो ये सारे एपरेटस को हम यूज़ करके उसको स्मॉल कर सकते हैं। और जो टेक्निक यूज़ करते हैं वो होता है क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग। फिर सेकेंड स्टेप इसमें आता है कि मिक्स करते हैं सॉलिड लेबोरेटरी सैम्पल की मिक्सिंग करते हैं। तो ये मिक्सिंग जो होता है ना, इसका भी कुछ मेथड होता है। पहला क्या करते हैं, तो रोलिंग दी सैम्पल ऑन दी शीट ऑफ अ ग्लेज्ड पेपर का जो शीट होता है उसमें सैम्पल को रोल करते हैं। या फिर क्या करते हैं, रोटेटिंग सैम्पल इन बॉल मिल और अ ट्विन शेल वी ब्लेंडर। एक वी ब्लेंडर होता है ट्विन शेल का वो, या फिर हम बॉल मिल लेते हैं जिसमें सैम्पल को रोटेट करते हैं, क्योंकि हमको मिक्स करना है। तो मिक्स करने के लिए क्या होता है, रोटेशन वाला एक मशीन को यूज़ करते हैं। या फिर शोवलिंग एंड कोनिंग, ठीक है। कोनिंग और शोवलिंग से भी हम क्या कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जिसमें पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस करते हैं। सेकेंड स्टेप होता है कि उसमें क्या करते हैं, जो पार्टिकल का साइज़ अब रिड्यूस हो गया ना, तो सैम्पल को अब क्या करते हैं, सॉलिड सैम्पल को मिक्स करते हैं। तो ये हम 3 तरीके से सैम्पल को मिक्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है रिड्यूसिंग साइज सैम्पल। अब सैम्पल के साइज़ को रिड्यूस करना, तो सैम्पल के साइज़ को रिड्यूस जो होता है ना, वो इसलिए करना होता है ताकि क्या हो, रिजल्ट जो है वो अच्छा आ जाए। तो उसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, उसको सीव ट्यूब से पास कराते हैं, ठीक है। तो कुछ पार्ट जो अगर पास हो गया, इट मीन्स उसका साइज़ जो है वो तो फिक्स है। जैसे मेरे को पर्टिकुलर साइज़ का चाहिए ना, सबका जैसे साइज़ मेरे को इतना ही साइज़ चाहिए, तो मैं इतने ही वाले से सीव ट्यूब से उसको पास कराऊंगी, ठीक है। तो सबका साइज़ सेम होगा। अब किसी का बड़ा हो जाएगा, जो क्या होगा, सीव ट्यूब से पास नहीं होता है, तब उसको क्या करते हैं, कोनिंग और क्वार्टरिंग से उसको छोटा और करते हैं, ठीक है। अब ये कोनिंग एंड क्वार्टरिंग क्या होता है, तो जब मैं सैम्पलिंग पढ़ाई थी ना, तब मैंने वहाँ पे बताया था कि कोनिंग एंड क्वार्टरिंग क्या होता है। तो सैम्पल को हम क्या करते हैं, पहले कोन शेप में फॉर्म करते हैं। कोन शेप में फॉर्म करके उसको 4 पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिससे क्या हो गया, अब ये छोटा छोटा हो गया, तो ये सीव ट्यूब से क्या हो जाएगा, ईजिली पास हो जाएगा। तो इस तरीके से सैम्पल के साइज़ को रिड्यूस करते हैं सीव ट्यूब से पास कराने के लिए, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है ड्राइंग एनालिटिकल सैम्पल। अब देखो, सबसे पहले हम लोग पार्टिकल के साइज़ को रिड्यूस कर लिए, फिर उसको मिक्स भी कर लिए अच्छे से, ताकि हर जगह उसका कंसंट्रेशन जो है वो सेम आए, ठीक है। फिर उसके बाद सैम्पल के साइज़ को सबको इक्वल भी कर लिए। अब क्या होता है ना, कि जब हम सैम्पल लेके आते हैं तो कहीं ना कहीं पे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है। तो उस मॉइस्चर को हटाने के लिए सैम्पल को ड्राई करना होता है। तो उसके लिए अलग अलग मेथड होते हैं। पहला यहाँ पे देता है रिसीव्ड बेसिस नो ड्राइंग रिक्वायर्ड। अगर हम डायरेक्टली उसको लेके आते हैं और हमको ऐसे लगता है कि वो जो है वो सैम्पल जो है उसमें मॉइस्चर नहीं है, तो उसमें ड्राइंग की ज़रूरत नहीं होती है। अब में और कोई जो होता है ना, जिसमें कांस्टेंट मास होता है, उसमें एयर ड्राई को यूज़ करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे बोल रहा है कि ओवन ड्राइंग बेसिस पे भी होता है, सोलर ड्राइंग बेसिस पे भी। तो इन 4 तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सैम्पल को ड्राई कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ पे डिसोल्यूशन ऑफ सैम्पल, जो कि हमारा मेन जो आज का टॉपिक है ना, डिसोल्यूशन एंड डिकम्पोजिशन, वो दिया हुआ है, ठीक है। तो फिर से मैं वही बोलूँगी, ये जो सैम्पल प्रिपरेशन है ना, उसमें पूछा तो आपका डिसोल्यूशन एंड डिकम्पोजिशन है, लेकिन थोड़ा थोड़ा क्या कर रहे हैं ना, सबको स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, फिर उसके बाद ये स्टेप पहुँचता है ना, तो इसको थोड़े से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो डिसोल्यूशन ऑफ सैम्पल और डिकम्पोजिशन को एक बार ओवरव्यू देती हूँ कि दोनों होता क्या है। दोनों का मतलब एक ही होता है। ये जो हम लोग सैम्पल यहाँ तक प्रिपेयर करके आए ना, अब ये सैम्पल को क्या करना है, मेन एक्वस सॉल्यूशन में हमको कन्वर्ट करना है। मैं क्या बताई, स्टार्टिंग में ही बताई कि लिक्विड और गैस जो होते हैं, हम लोग सैम्पल क्या करते हैं, एक्वस फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो लिक्विड और गैस ईजिली फॉर्म हो जाते हैं, एक्वस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं। लेकिन सॉलिड के लिए हमको क्या करना पड़ता है, कुछ मेथड करने पड़ते हैं। तो ये सारे मेथड हो गए। अब उनके बाद उनको क्या करेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करेंगे। तो एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम 2 मेथड को यूज़ करते हैं, एक होता है डिसोल्यूशन, एक होता है डिकम्पोजिशन। दोनों सेम होता है, दोनों के मेथड भी आपको देखना लगभग सेम मिलेंगे। और जो लास्ट में ये फ्यूजन प्रोसेस होता है ना, वो डिसोल्यूशन डिकम्पोजिशन का सेम होता है। बस डिफरेंस क्या होता है, डिसोल्यूशन मतलब क्या होगा, जैसे ही मैं सैंपल को डालूंगी वो पानी के अंदर डिसॉल्व होगा और आयंस का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होता है, उसको डालने से वो क्या होगा, डिसॉल्व ना होकर के डिकम्पोज, मतलब वो क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन। दोनों फिर से बोल रही हूँ, पूरा सेम प्रोसीजर है। बस डिसोल्यूशन बोलेगा मतलब क्या करना है, सैंपल को हमको पानी के अंदर डिसॉल्व करना है, तो वो जा करके क्या होगा, डिसॉल्यूट हो जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, अलग अलग पूरा हो जाएगा, आयंस फॉर्म कर लेगा। डिकम्पोजिशन मतलब क्या होगा, वहाँ जा करके वो ब्रेक डाउन, मतलब फॉर्मेशन तो एक्वस सॉल्यूशन का ही हो रहा है, बस नाम उसको अलग दे दिया है। डिसॉल्व होकर के हो रहा है तो डिसोल्यूशन, और ब्रेक डाउन होकर के हो रहा है तो उसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन, ठीक है। जैसे कि अगर मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, तो जैसे अगर मैं वाटर में अगर उसमें वो सॉल्ट डालूंगी, तो सॉल्ट क्या हो जाता है, पूरा डिसॉल्व हो जाता है, तब मैं वहाँ पे उसको बोलूँगी डिसोल्यूशन ऑफ सैंपल, ठीक है। लेकिन अब मैं वाटर में ऐसे कंपाउंड को डालूंगी जो डिसॉल्व नहीं होगा, वो सिर्फ क्या होगा, डिकम्पोज, मतलब
बड़े कंपाउंड से वो छोटे छोटे कंपाउंड में ब्रेक डाउन हो जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। ठीक है, तो ये डिसोल्यूशन डिकम्पोजिशन लगभग पूरा सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ेंगे पहले डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन क्या होता है, जिसमें कि सॉलिड, लिक्विड और गैस जो होते हैं वो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं सॉल्वेंट में जा करके। ठीक है, तो जो कोई भी सॉल्वेंट होगा उसमें जैसे ही मैं सॉलिड, लिक्विड या फिर गैस को डिसॉल्व करूँगी, डालूंगी, तो वो सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर वही सॉल्यूशन को हम यूज़ करेंगे एज अ सैम्पल फर्दर एनालिसिस के लिए। 4 मेथड होते हैं डिसोल्यूशन का। पहला होता है ड्राई और वेट एशिंग, एसिडाइजेशन, फ्यूजन प्रोसेस, डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल। फर्स्ट मेथड होता है वेट एशिंग और ड्राई एशिंग। नाम से समझ में आ रहा है, वेट मतलब क्या होता है, वो थोड़ा सा गीला होगा, ड्राई मतलब वो पूरा सैंपल क्या होगा, हमारा सूखा होगा। ठीक है, एशिंग मतलब दोनों में हीट की रिक्वायरमेंट होगी। तो वेट एशिंग पहले पढ़ेंगे, तो ये मैंने ऐसे लिखा है, लेकिन आप उसको ना से लाइन बाय लाइन लिखिएगा, पहले वेट एशिंग को फिर ड्राई एशिंग को। मैं तो समझाने के लिए इसको इस तरीके से लिख दूँ, लेकिन आप अगर नोट्स में लिखेंगे ना तो उसको आप सीक्वेंस वाइज लिखिएगा। ठीक है, वेट एशिंग क्या होता है, तो ऑक्सीडेटिव डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक सैंपल का लिक्विड से और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से, जैसे कि नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और परक्लोरिक एसिड। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे कहने का क्या मतलब है कि अगर कोई भी सैंपल है उसको क्या करूँगी मैं, जैसे ही एसिड में डालूंगी तो वो ईजिली एक्वस सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम फर्दर एनालिसिस के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसमें कॉमन रिएजेंट जो यूज़ करते हैं वो मिनरल एसिड होते हैं, जो कि डिज़ोल्व होते हैं अल्काली मेटल के एक्वस सॉल्यूशन में। सस्पेंशन जो होता है सैंपल का एसिड में, उसको हीट करते हैं। अब जैसे ही मैं क्या करी, एसिड ली, एसिड में सैंपल को डाल दी। ठीक है, तो वह जो बन रहा है वो सस्पेंशन कहलाएगा। तो वो सस्पेंशन जो रहता है एसिड का, उसको हीट करते हैं फ्लेम से, जब तक वो हॉट एकदम रेड हॉट ना हो जाए तब तक उसको फ्लेम करते हैं। फ्लेम करने के बाद उसको तब तक हम लोग उसको फ्लेम करते हैं जब तक वो सॉलिड फेज में कन्वर्ट ना हो जाए। ठीक है, तब तक उसको फ्लेम करेंगे, मतलब उसको हीट करते हैं। टेम्परेचर जो होता है डिसोल्यूशन का, वो होता है एसिड रिएजेंट के बॉइलिंग पॉइंट पे डिपेंड करता है। इट मीन्स जो भी हम एसिड रिएजेंट लेंगे ना, उसका बॉइलिंग पॉइंट जितना होगा ना, उतने ही टेम्परेचर को हम यूज़ करेंगे डिसोल्यूशन के लिए। फिर आता है ड्राई एशिंग। ड्राई एशिंग क्या होता है, तो ये प्रोसेस होता है ऑक्सीडाइजिंग। इसमें भी, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन हुआ था, यहाँ पे भी क्या होता है ऑक्सीडेशन, लेकिन यहाँ पे हम क्या किए थे, लिक्विड और ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट को यूज़ किए थे। यहाँ पे क्या करते हैं हम, ऑक्सीजन और एयर को यूज़ करते हैं हाई टेम्परेचर में। ठीक है, दोनों को डिफ्रेंशिएट करना। वेट में क्या कर रहे हैं हम, उसको लिक्विड को यूज़ कर रहे हैं। ड्राई एशिंग में क्या कर रहे हैं हम, ऑक्सीजन को और एयर को यूज़ कर रहे हैं हाई टेम्परेचर में। ये सिंपलेस्ट मेथड होता है। इसमें क्या करते हैं, सैंपल जो होता है ना उसको हीट करते हैं। ठीक है, ओपन डिश या फिर क्रूसिबल में हीट करते हैं, जिससे कि जितने भी कार्बोनेशियस मटेरियल जो है वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में, और हमको हमारा सैंपल जो होता है वो मिल जाता है। इसको रेड हॉट करते हैं, जब तक रेड हॉट जो होता है वो रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए। इट मीन्स हमको इतना ज़्यादा हीट देना है ना कि जो क्रूसिबल है या फिर डिश है ना वो पूरी रेड हॉट होनी चाहिए, जिससे कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन जो है वो उसका हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से होता है वेट एशिंग एंड ड्राई एशिंग। सेकेंड होता है एसिडाइजेशन। एसिडाइजेशन मतलब क्या होता है कि इजिबल सैंपल को एसिड में डिसॉल्व करते हैं, जिससे कि हमको एनालाइट मतलब क्या होता है, सुटेबल सैंपल मिल जाए फर्दर एनालिसिस के लिए। तो सबसे फर्स्ट है हम डिसोल्यूशन करते हैं नाइट्रिक एसिड के साथ। तो हॉट कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये जितने भी ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं वो सबको डिसॉल्व कर लेता है। ठीक है, एक्सेप्शन दिया एल्यूमिनियम एंड क्रोमियम, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और यही सेम चीज़ जो है ना वो डिकम्पोजिशन में भी है। वहाँ पे भी क्या होता है, एसिड को जैसे ही डालते हैं ना तो वो डिकम्पोज हो जाता है, बस क्या होता है वहाँ पे भी एक्सेप्शन, एल्यूमिनियम और क्रोमियम जो होता है ना वो उससे डिकम्पोज नहीं होता है। फिर नेक्स्ट है डिसोल्यूशन विथ H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड लेंगे तो सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो क्या करता है, वो भी डिसॉल्व करता है मेनी ऑर्गेनिक मटेरियल को उसके हाई बॉइलिंग पॉइंट में 340 डिग्री सेल्सियस। और मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो डिहाइड्रेट और ऑक्सीडाइज होते हैं इस टेम्परेचर में, और एलिमिनेट करके क्या करते हैं, सैंपल का फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है डिसोल्यूशन परक्लोरिक एसिड के साथ। तो हॉट कंसनट्रेटेड परक्लोरिक एसिड जो होता है वो भी ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट होता है। ये अटैक करता है स्टेनलेस स्टील में। ठीक है, सबका अलग अलग बता रहा है, जैसे वहाँ पे वो बताया कि वो सारे ऑर्गेनिक मटेरियल को डिसॉल्व कर लेता है, वैसे यहाँ पे ये स्टेनलेस स्टील पे अटैक करता है। यहाँ ये जो होता है ना, ये स्टेनलेस स्टील जो होते हैं ना उसको तो ये डिसॉल्व करता है। और ऐसे भी मेटल्स, मिनरल मतलब ऐसे भी जो मेटल्स होते हैं ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, उनको भी ये डिसॉल्व कर लेता है, जो कि मिनरल एसिड से अफेक्टेड नहीं होते। इट मीन्स अगर कोई सैंपल ले रही हूँ, मेरे को उसको डिसॉल्व करना है। ठीक है, मेटल का कोई सैंपल है, मैं सल्फ्यूरिक एसिड डालूंगी, वो डिसॉल्व नहीं हुआ, तो उस जगह पे मैं क्या करूँगी, परक्लोरिक एसिड को यूज़ करती हूँ। ठीक है, ये लेस कॉमन होता है क्योंकि ये एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, मतलब ये थोड़ा सा क्या होता है, एक्सप्लोजिव होता है,
इसीलिए इसको कम यूज़ करते हैं। फिर डिसोल्यूशन दिया ऑक्सीडाइजिंग मिक्सचर के साथ। समटाइम्स क्या होता है ना, हमको अगर कोई चीज़ को डिसॉल्व करना है ना, ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर सैंपल को, तो वो डायरेक्टली ना एक एसिड से डिसॉल्व नहीं होता, तो हम क्या करते हैं, मिक्सचर का फॉर्मेशन करते हैं। तो किस किस मिक्सचर से जो होता है वो डिसोल्यूशन होता है, तो यहाँ दिया है एक्वा रिजिया, ब्रोमीन विद मिनरल एसिड, हाइड्रोजन परऑक्साइड विद मिनरल एसिड, नाइट्रिक एंड परक्लोरिक एसिड। इट मीन्स इनका कॉम्बिनेशन बनाते हैं, और कॉम्बिनेशन बनाने के बाद इनको क्या करते हैं, सैंपल में ऐड करके डिसोल्यूशन के प्रोसेस को करते हैं। ठीक है, मिक्सचर को क्यों यूज़ करते हैं, ताकि क्या होना, वहाँ पे इवेपोरेशन हो जाएगा नाइट्रिक एसिड का। जैसे अगर मेरे को ऑक्सीडेशन कराना है और मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, कोई भी सैंपल को डाल रही हूँ, तो जैसे ही मैं हीट करूँगी तो क्या होता है ना, एक एसिड जैसे नाइट्रिक एसिड है तो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा, तो उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ नहीं है, उससे पहले वो पूरा इवेपोरेट हो जाएगा। तो इसीलिए ताकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो, अगर एक का इवेपोरेशन हो जाए तो दूसरा वहाँ पर रहे और उसके कंप्लीट ऑक्सीडेशन को वो करा सके, इसलिए हम क्या करते हैं ना, मिक्सचर को यूज़ करते हैं डिसोल्यूशन के लिए। यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसेस दिया है फ्यूजन प्रोसेस। फ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, तो बहुत सारे कॉमन सबस्टेंस होते हैं जैसे कि सिलिकेट और कुछ मिनरल ऑक्साइड और कुछ आयरन एलॉयज होते हैं। ठीक है, जिसमें क्या हो, जो कि अटैक्ड होते हैं वेरी स्लोली। इट मीन्स अगर इस टाइप का अगर सैंपल प्रेजेंट है और उसको मेरे को डिसॉल्व करना है, ठीक है, एक्वा सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना है, तो वो क्या होते हैं, काफ़ी धीरे धीरे वो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, तो इस केस में फ्यूजन को यूज़ किया जाता है, जिसमें क्या करते हैं, सैंपल को मिक्स करते हैं अल्काली मेटल सॉल्ट के साथ, जिसको फ्लक्स बोलते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जैसे ही उसमें मैं फ्लक्स को ऐड करूँगी ना, तो एक कॉम्बिनेशन फॉर्म होता है। ठीक है, उस कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, मेल्ट बोलते हैं। इसमें हाई टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि 300 से 1000 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर अब मेथड होता है कि किस तरीके से फ्यूजन किया जाता है। तो सबसे पहले सैंपल जो होता है वो फाइन पाउडर में होता है, उसको मिक्स करते हैं फ्लक्स के साथ, जो कि मैंने बताया कि फ्लक्स होता है ना, क्या होता है, सैंपल को जब मैं अल्काली मेटल सॉल्ट के साथ मिक्स कर दूंगी तो फ्लक्स फॉर्म हो जाएगा, तो एक्सेस ऑफ फ्लक्स के साथ उसको हम लोग मिक्स करते हैं। फिर जो मिक्सिंग करते हैं ना, उसको क्या करते हैं, क्रूसिबल में लेते हैं। क्रूसिबल में जैसे ही लेते हैं तब वहाँ पे फ्यूजन होता है, और फ्यूजन के लिए टाइम जो है वो रिक्वायर होता है कुछ मिनट से आवर्स तक। मतलब कभी कभी फ्यूजन कुछ मिनट में भी हो जाता है, कभी कभी काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम भी हो जाता है, टाइम भी लगता है। ठीक है, और जब फ्यूजन कंप्लीट होता है तो जो भी मास उसमें रहता है ना, तो उसको फ्यूजन ना एक एक्चुअल में क्या होता है, एक मशीन होती है, उस मशीन के अंदर एक क्रूसिबल होता है, क्रूसिबल को रख दिया जाता है, फिर वहाँ पे फ्यूजन का प्रोसेस होता है। लेकिन जैसे ही अगर वो हो गया ना, उसको निकालूंगी तो वो जो क्रूसिबल होता है वो थोड़ा गर्म होता है, तो उसको ठंडा करने के लिए रख देते हैं, जैसे सॉलिडिफिकेशन ठंडा करने के लिए रख देते हैं। लेकिन ठंडा करने से पहले क्या करते हैं ना, तो ये क्रूसिबल है, जैसे यहाँ पे पूरा ऐसे सैंपल है, ठीक है, तो वो एकदम गर्म है, तो वो लिक्विड के फॉर्म में, तो उसको क्या करूँगी, ऐसे पूरा घुमा दूंगी चारों तरफ। घुमाने से क्या होगा ना, जैसे अगर ऐसे ऐसे मैं उसको पूरा रोटेट कर दूंगी तो ये पूरा इधर इधर पूरा साइड साइड में भी लग जाएगा। तो जैसे ही उसको घुमा दूंगी पूरा, फिर उसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो ठंडा होने के बाद जैसे ही ठंडा होगा ना, तो एक लेयर जो होगी ना वो साइड साइड पे पूरी फॉर्म हो जाएगी, जिससे कि हम इजीली उसको रिमूव कर लेंगे और हमको सैंपल जो है वो फर्दर एनालिसिस के लिए मिल जाएगा। अब यहाँ पे टाइप ऑफ फ्लक्स कौन कौन से यूज़ होते हैं, तो जैसे यहाँ पे बोला ना, एक्सेस ऑफ फ्लक्स जो है वो ऐड करेंगे, तो कौन कौन से फ्लक्स को, तो अल्काली मेटल, कार्बोनेट, हाइड्रोक्साइड, परऑक्साइड, बोरेट, ये सब बेसिक फ्लक्स होते हैं। इनको एसिड मटेरियल के लिए यूज़ करते हैं, और वही एसिडिक मटेरियल, अगर एसिडिक फ्लक्स है तो उनको बेसिक मटेरियल के लिए यूज़ करेंगे। तो पायरोसल्फेट, एसिड फ्लोराइड, ये सब क्या होते हैं, बेसिक ऑक्साइड होते हैं। ये बेसिक ऑक्साइड, ये सब एसिडिक फ्लक्स होते हैं। ठीक है, फिर सोडियम परऑक्साइड ऑक्सीडाइजिंग फ्लक्स होता है। सोडियम कार्बोनेट, पोटेशियम पायरोसल्फेट, लिथियम मेटाबोरेट, ये सब भी क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्लक्स होते हैं, जिनको हम फ्यूजन प्रोसेस में यूज़ करते हैं। यहाँ पे डिसोल्यूशन जो है ना, उसका लास्ट टेक्निक दिया है, जो कि है मेथड है डिसोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिक सैंपल। ऑर्गेनिक सैंपल के डिसोल्यूशन में क्या होता है ना, तो ऑर्गेनिक सैंपल में क्या होता है, जैसे ही उसको डिसॉल्व करते हैं तो उसका जो क्रिस्टल लैटिस है वो ब्रेक डाउन होता है। किसके कारण, तो पोलैरिटी और नॉन पोलैरिटी के कारण। ठीक है, सॉल्वेंट में जैसे ही उसको डालूंगी ना, तो वो क्या होने लगेगा, ब्रेक डाउन होने लगता है, जिससे कि क्या होता है, ऑर्गेनिक सैंपल का डिसोल्यूशन होता है। सॉल्युबिलिटी जो होती है आयोनिक सॉल्ट की वाटर में, उसको डिटरमाइन करते हैं डिग्री ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयन से बाय वाटर मॉलिक्यूल। इट मीन्स क्या होगा, जितना ज़्यादा वहाँ पे डिग्री ऑफ सॉल्वेशन होगा, उसकी सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। डिग्री ऑफ सॉल्वेशन मतलब क्या होता है कि वाटर में कम्प्लीटली उसका डिसॉल्व होना, वाटर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड फॉर्म होना। तो जितना ज़्यादा वहाँ पे वो डिसॉल्व होगा, वही क्या, उसी से हम क्या करते हैं, सॉल्युबिलिटी जो होती है आयोनिक सॉल्ट की, उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ आता है रेट ऑफ डिसोल्यूशन एक्सप्रेस्ड बाय द इक्वेशन। अगर रेट ऑफ डिसोल्यूशन किसी का निकालना है, किसी सैंपल का, तो उसके लिए इस इक्वेशन को यूज़ किया जाता है, जहाँ पे ये क्या होता है, dm/dt इज इक्वल्स टू a कैपिटल D/d CS/CB। जहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ है m जो होता है वो मास होता है, अमाउंट होता है डिसॉल्व मटेरियल का, t जो होता
होता है वो टाइम होता है इतने सेकेंड्स में। ए जो होगा वो सरफेस एरिया होता है इंटरफेस का। डिजॉल्विंग सबस्टेंस एंड सॉल्वेंट, जो भी सबस्टेंस को हम डिजॉल्व कर रहे हैं उसका, और सॉल्वेंट का जो सरफेस एरिया होता है इंटरफेस वो होता है कैपिटल ए। कैपिटल डी जो होता है वो डिफ्यूजन कोएफिशिएंट होता है, जिसको मीटर स्क्वायर पर सेकेंड में यूनिट होता है, और एरिया का मीटर स्क्वायर में यूनिट होता है। स्मॉल डी जो होता है वो थिकनेस होता है बाउंड्री लेयर का सॉल्वेंट पे, सॉल्वेंट का, ठीक है। और सी एस जो होता है वो कंसेंट्रेशन होता है सबस्टेंस का सरफेस पे। सी बी जो होता है वो कंसेंट्रेशन होता है सबस्टेंस का बल्क ऑफ सॉल्वेंट पे, ठीक है। बल्क ऑफ सॉल्वेंट में इसका भी यूनिट होता है किलोग्राम मीटर क्यूब, किलोग्राम मीटर क्यूब, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करते हैं, ये वाले इक्वेशन को यूज़ करके डिसोल्यूशन में रेट ऑफ डिसोल्यूशन को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में अगर क्वेश्चन आता है ना कि डिसोल्यूशन मेथड को एक्सप्लेन करने के लिए, तो आपको लाइन से सबको एक्सप्लेन करना है। पहले सैम्पल प्रिपरेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, फिर उसके बाद उसमें कुछ एक्टिविटीज़ जो मैंने थोड़ी थोड़ी बताई है उसको एक्सप्लेन करके लास्ट में फिर डिसोल्यूशन जो है आप उसको एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है डिकम्पोजिशन ऑफ सैम्पल, ठीक है। बनाना तो हमको एक्वस सॉल्यूशन है, लेकिन अब यहाँ पे क्या होता है ना, वो डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज मतलब क्या होता है, ब्रेकिंग डाउन होता है सैम्पल का सिंपलर कॉम्पोनेंट में। सैम्पल डिकम्पोजिशन को हम डाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे ओवरऑल सॉल्यूशन का ही फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम फर्दर एनालिसिस में यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 मेथड को यूज़ करते हैं। पहला होता है डिकम्पोजिशन ऑर्गेनिक एसिड को यूज़ करके, वहाँ पे भी हम वही किए थे कि एसिड डाइजेशन था ना, एसिड को ही तो ऐड करके किए थे, यहाँ पे भी पूरा सेम वही होगा। माइक्रोवेव डिकम्पोजिशन एक होता है, तो यहीं से समझ जाओ हीटिंग का कोई प्रोसेस होगा। डिकम्पोजिशन यूजिंग कंबशन, कंबशन में हम वहाँ पे ऑक्सीजन यूज़ किए थे ना एक जगह पे, जहाँ पे जहाँ पे क्या दिया हुआ था, ड्राई ऐशिंग दिया था वहाँ पे, तो ये भी मिलता जुलता है। डिकम्पोजिशन यूजिंग फ्लक्स है ना, ये वाला मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये पूरा सेम टू सेम है। फ्लक्स वाला वहाँ पे बस जहाँ जहाँ पे डिसोल्यूशन वर्ड यूज़ किया ना, आपको वहाँ पे क्या करना है, डिकम्पोजिशन वर्ड को यूज़ करना है। बाकी पूरा जो है वो सेम टू सेम है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगी, सिर्फ ये 3 मेथड को बताऊँगी, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन यूजिंग इनऑर्गेनिक एसिड, तो वही है HCl को डालते हैं हम इनऑर्गेनिक सैंपल के लिए, जहाँ पे मेटल को हम क्या कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं। नाइट्रिक एसिड को, सभी मेटल को डिकम्पोज कर सकते हैं एल्यूमिनियम और क्रोमियम को छोड़ के। ये ऑक्सीडाइज करते हैं नॉन एक्टिव मेटल को, जैसे कि कॉपर एंड सिल्वर, ठीक है। H2SO4 को यूज़ करते हैं बहुत से मेटल एंड एलॉय के डिकम्पोजिशन के लिए। परक्लोरिक एसिड को आयरन एलॉय, स्टेनलेस स्टील के लिए। HF को यूज़ करते हैं सिलिकेट रॉक्स एंड मिनरल के डिकम्पोजिशन के लिए। एक्वा रिजिया को हम यूज़ करते हैं प्रीशियस मेटल जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम के डिकम्पोजिशन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे बस यही बताया है कि कौन कौन सा जो है ना एसिड जो होता है उसको यूज़ करते हैं, कि उनका एप्लीकेशन, इट मीन्स किस किस में उसके किस किस के डिकम्पोजिशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट दिया है माइक्रोवेव डिकम्पोजिशन। माइक्रोवेव डिकम्पोजिशन जो है ना वो ओपन और क्लोज दोनों तरीके का हो सकता है। इस मेथड को रॉक सैंपल जो होते हैं ना उनको डिकम्पोज करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो सैंपल जो होते हैं 10 से 100 mg के, उनको डिकम्पोज करते हैं इस मेथड को यूज़ करके, ठीक है। इसमें और 5 फर्दर मेथड्स होते हैं जिसको मैं एक्सप्लेन नहीं करी हूँ, इतना भी आप लिख देंगे ना तो सफिशिएंट है। लेकिन इनकेस अगर किसी के सिलेबस में इसका पूरा डिस्क्रिप्शन अगर पूछा होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, तो मैं इसके लिए आपको फर्दर जो है वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। वीडियो एंड नोट्स जो है वो मैं प्रोवाइड कर दूंगी। तो ये वाला जो है ना वो जनरली कहीं पे पूछा नहीं जाता है, ठीक है। पूरा डिकम्पोजिशन टेक्निक या फिर मेथड को पूछेगा, लेकिन ऐसे पर्टिकुलरली माइक्रोवेव डिकम्पोजिशन को नहीं पूछते हैं। तो अगर इनकेस किसी के सिलेबस में है आप लोग के, तो आप मुझे मैसेज करना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, तो मैं इसको आगे और एक्सप्लेन कर दूंगी। तो ये 5 मेथड्स जो होते हैं ना वो माइक्रोवेव डिकम्पोजिशन के अंदर आते हैं, ठीक है। फिर लास्ट आता है यहाँ पे डिकम्पोजिशन यूजिंग कंबशन। कंबशन को यूज़ करके डिकम्पोजिशन करना, तो ये 3 होता है। पहला होता है ओवर ओपन फ्लेम, ओपन फ्लेम में जिसको ड्राई ऐशिंग बोलते हैं। कंबशन ट्यूब मेथड होता है, और एक होता है कंबशन जिसको कंबशन करते हैं ऑक्सीजन को यूज़ करके सील्ड कंटेनर में, ठीक है। ये ओपन में होगा, और ये ट्यूब मेथड होता है और इसको सील कंटेनर में यूज़ करते हैं, इट मीन्स ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाला जो इस टाइप का जो ओपन फ्लेम कंबशन होता है ना, वो कैटायन को डिटरमाइन करने के लिए होता है। ये ओपन डिश या फिर क्रूसिबल में होता है। रेड हीट इसमें रिक्वायर्ड होता है। और कंप्लीटनेस, लेकिन इसमें ये होता है ना कि पूरा कंप्लीट डिकम्पोजिशन होगा कि नहीं, ये श्योर नहीं होता है, ठीक है। और वॉलेटाइल मटेरियल जो होते हैं वो लॉस्ट होते हैं। वॉलेटाइल मतलब क्या होता है, जो अपना ईजिली फेस को चेंज कर लेते हैं, ठीक है, उसको वॉलेटाइल मटेरियल बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं इसको हीट कर रही हूँ तो कोई लिक्विड है ना, तो जिसमें जो भी ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे जो कि क्या करेंगे, ईजिली अपने फेस को कन्वर्ट कर लेंगे, उन्हीं को वॉलेटाइल मटेरियल बोलते हैं, ठीक है। फिर आता है कंबशन
कम्बशन ट्यूब मेथड। तो ये पायरोलिसिस मेथड होता है। पायरोलिसिस मतलब क्या होता है ना, एक बड़े कंपाउंड का छोटे 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 में ब्रेक डाउन होना। तो हम तो वही पढ़ रहे हैं, डिकम्पोजिशन, बड़े से छोटे छोटे में ब्रेक डाउन होना। तो ये पायरोलिसिस मेथड या फिर बोल सकते हैं डिकम्पोजिशन मेथड होता है एक सूटेबल एपरेटस के साथ। इसके एपरेटस को मैं नहीं बता रही हूँ, वही बोलूँगी। अगर आपके में डिटेल पूछा हुआ है तो आप मेरे को बताइएगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन कर दूँगी। हीटिंग होता है, इसमें हीट करते हैं ग्लास और क्वार्ट्ज ट्यूब में। इसमें किस में कर रहे थे, ओपन डिश एंड क्रूसिबल में। यहाँ पे करते हैं ग्लास एंड क्वार्ट्ज ट्यूब में। इसमें 15 मिनट्स लगता है डिकम्पोजिशन के लिए और कैटलिस्ट को यूज़ करते हैं ऑक्सीडेशन के लिए। फिर आता है कम्बशन यूजिंग O2 इन सील्ड कंटेनर। इसमें ऑक्सीजन का यूज़ होता है। सेम वैसे यहाँ पे वॉलेटाइल मटेरियल लॉस्ट होता है। यहाँ पे वॉलेटाइल कंपोनेंट जो होता है वो ट्रैप्ड होता है यूजिंग सॉल्वेंट। इट मीन्स वो ना वो नहीं हो पाता। इट मीन्स जैसे यहाँ पे वेपराइज हो गया ना, यहाँ पे वेपराइज नहीं हो पाता है, ठीक है। इसमें ये वाला जो कम्बशन जो होता है ना, ऑक्सीजन को यूज़ करके सील्ड कंटेनर में, उसको यूज़ करते हैं डिटरमाइन करने के लिए हैलोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, बोरॉन, कार्बन और अदर मेटल ऑर्गेनिक कंपाउंड के, ठीक है। तो ये मेथड जो था वो डिकम्पोजिशन था यूजिंग कम्बशन। तो जो आजकल जो लेक्चर था, और इसके बाद जो फोर्थ वाला है ना, फोर्थ वाला वो फ्लक्स के साथ जो था वो पूरा सेम टू सेम जो है ना, आपको उसी को लिखना है जो डिसोल्यूशन में है। बस डिफरेंस क्या होगा ना, जहाँ जहाँ पे मैंने वहाँ पे डिकम्पोजिशन वर्ड यूज़ किया, वहाँ पे डिसोल्यूशन वर्ड को यूज़ कर देंगे। तो चाहे आपसे डिसोल्यूशन मेथड पूछे, चाहे वो डिकम्पोजिशन मेथड पूछे, लेकिन आपको सैम्पल प्रिपरेशन को पूरा स्टार्टिंग से बताना है। फिर अगर डिसोल्यूशन पूछा है तो डिसोल्यूशन तक बता के छोड़ दीजिएगा, और अगर डिकम्पोजिशन पूछा है तो डिकम्पोजिशन तक बता करके छोड़ दीजिएगा, ठीक है। और ये वाला जो अगर डिटेल अगर आपको और भी चाहिए होगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे कि मैं इसका भी डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड कर दूँगी। अगर आपको नोट्स की रिक्वायरमेंट है, PDF की रिक्वायरमेंट है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप ना जो मेरा मेल है ना उसमें मैसेज कर दीजिएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इससे पहले वाला जो वीडियो है ना सैम्पलिंग, आप उसको भी जा कर के देख सकते हैं, क्योंकि पूरा दोनों जो है वो सेम है। पहले सैम्पलिंग के बारे में पूरा वहाँ पे मैंने बताया है, फिर उसके बाद सैम्पल प्रिपरेशन है, इसी का ही बोलना चाहिए वो लेक्चर है, और ये उसका लेक्चर का ये आगे का कंटिन्यूएशन है। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।